हेलो दोस्तों, तो थर्मोडायनेमिक्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन है इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। तो सपोज दैट इस पॉइंट को समझने के लिए, सपोज दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी कंजर्व होती है। तो मतलब अगर सपोज दैट एक ट्रैक है, ट्रैक में अगर ये 100 मीटर चल के जाता है, इसमें 5 लीटर फ्यूल है। 5 लीटर फ्यूल फाइनली 5 लीटर का फ्यूल खत्म हो जाता है इधर 100 मीटर चलने पर। अगर किसी बाहरी अगर बाहर से हम इसको कुछ एनर्जी दें, ट्रेन अगेन इसी पोजीशन पे आ जाए, तो क्या उसका फ्यूल रिटर्न आ जाएगा 5 लीटर? वो तो कंज्यूम हो ही गया। तो इसीलिए इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। और सेकंड लिमिटेशन थी इट डज नॉट टेल अबाउट द spontaneous does not tell about spontaneous process. Spontaneous प्रोसेस जो खुद में खुद होती है। सपोज दैट एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से अगर तुमने इधर से एक गिलास से पानी फेंका, पानी आया नीचे, इसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगी, ये डायरेक्ट नीचे आ गया। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर इस बिल्डिंग में है, अगर यही पानी को अगर हम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे ले जाने के लिए हमको क्या लगेगा? एक इंजन की ज़रूरत होगी, पंप की ज़रूरत पड़ेगी। पंप से मतलब ये स्पॉन्टेनियस खुद पे खुद हो गया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में ये सब नहीं बताया गया, केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो भी डायरेक्शन के बेसिस पे गलत हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन थी ये। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? जैसे मतलब जो खुद हो जाए उनको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। इसमें हमको एनर्जी ना लगाना पड़े, उसी को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच नो प्रोसेस इन विच नो, आगे क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल एजेंसी रिक्वायर्ड
फॉर कंप्लीशन। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं तो पहला एग्जाम्पल फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मतलब जैसे एयर होती है तो वो एयर पर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, इसमें हमको कोई मतलब एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा एग्जांपल फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। खुद पे खुद होती है प्रोसेस, मतलब ऐसे ही हम अब पढ़ेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझने के लिए हम सबसे मतलब जिसमें जो कराने की जो कुछ हो रहा है अगर उसमें हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, मतलब एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल एजेंसी is required for completion जैसे अगर इसकी एग्जांपल दूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम इसको बोलोगे कि स्पॉन्टेनियस है भैया, अगर जैसे तुमने बल्ब जला दिया तो वो जल रहा है, लेकिन वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? बाहर से, मतलब पावर हाउस से। तो मतलब इसमें एनर्जी बाहर से आती है, जैसे कि कार इंजन अगर इसमें फ्यूल न डाले तो ये नहीं चलेगा। तो यही सब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्राइटेरिया बताएंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सिंपली दो क्राइटेरिया होती है, पहले एनर्जी और दूसरी रैंडमनेस। तो सबसे पहला लिखेंगे फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी डेल्टा एच पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। एनर्जी पर हमेशा एनर्जी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी अगर स्टेबल कम है तो मतलब एनर्जी ज़्यादा है, और एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। सेकंड पॉइंट, टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस। टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस
रैंडमनेस, डेल्टा एस पॉजिटिव। ये आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगी रैंडमनेस क्या होता है। बेसिकली रैंडमनेस को पढ़ने के लिए, मेज़र करने के लिए क्वांटिटी हम आगे इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं, एंट्रोपी। जैसे हमारा दिमाग है, बुद्धि है, तो क्या बुद्धि को हम नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। इसी तरह से रैंडमनेस को नापने के लिए एक पैरामीटर डिफाइन किया गया है, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। जो कि जैसे अपन अपना बुद्धि तो नापी नहीं जा सकती, तो अपन क्या नापते हैं, क्या देखते हैं? आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो मतलब इसीलिए रैंडमनेस को नापने के लिए एक पैरामीटर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एंट्रोपी। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे एंट्रोपी। बेसिकली एंट्रोपी होता क्या है? एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी को सिंपली एस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी को। एंट्रोपी टेल्स अबाउट, एंट्रोपी is used to measure the randomness of सिस्टम की रैंडमनेस को मेजर करने के लिए हम एंट्रोपी को यूज में लाते हैं। पहले इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। कोई भी चीज हो, कोई भी एनर्जी हो, पर हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, इसमें सिंपली डेल्टा यूज है, तो इट इज पाथ फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन एक स्टेट फंक्शन है। इसका डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। टी बेसिकली इनिशियल टेम्परेचर होता है, टी इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। चलो थोड़ी और आगे पढ़ते हैं एंट्रोपी को। तो सबसे पहले एंट्रोपी चेंज फॉर, एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, सपोज दैट ये लिक्विड है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन पढ़ रहे हैं, ये सॉलिड है और ये फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका डेल्टा एंट्रोपी, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या निकलेगा? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन डेल्टा टी, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है? ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में बन जाता है? गैस में।
तो इसका फॉर्मूला निकलेगा डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन डेल्टा टी, दूसरा फॉर्मूला। थर्ड हम पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट हो रहा राइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन में सपोज दैट ये लिक्विड था, फाइनली गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका फॉर्मूला निकलेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन डेल्टा टी। इसका सीधा न्यूमेरिकल बनता है और आराम से निकल जाता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और फॉर एंट्रोपी फॉर केमिकल रिएक्शन, कैसे निकालेंगे केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन। सपोज दैट एक इक्वेशन है, A gives B प्लस C, तो एंट्रोपी डेल्टा एस से डिनोट करते हैं समेशन ऑफ, फॉर्मूला होता है इसका समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसको और आसान शब्दों में समझा जाए तो डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ डेल्टा एस, तो मतलब एंट्रोपी समेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एंट्रोपी ऑफ बी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी एंट्रोपी ऑफ बी प्लस सी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंट्रोपी ऑफ सी माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंट्रोपी ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला है। आई थिंक ये फॉर्मूला तुमको चमक गया होगा। चलो इस पे अब एक न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूँ। If question, if standard entropy of nitrogen, hydrogen and ammonia are 20, 30 and 50 kilojoule per mole Kelvin. Find entropy change. Find entropy change for reaction. Entropy change for reaction. For reaction. Reaction given है nitrogen plus 3 hydrogen gives 2 NH3 gas. तो फाइनली हमने अभी पिछली स्लाइड में केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालने का फॉर्मूला सीखा था। तो सलूशन लिखेंगे हम एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1
एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला है। अब इसमें बस वैल्यू रख दो। स्टैंडर्ड एंट्रोपी गिवन है, ये इसको स्टैंडर्ड एस स्टैंडर्ड एंट्रोपी है। तो नाइट्रोजन की कितनी गिवन है 20 30 15, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया की। तो फाइनली हमको अमोनिया की पता करना है, तो है 15 माइनस एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन की कितनी है 20 प्लस एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन 30 है, 3 इंटू 30 फाइनली 30 माइनस 20 प्लस 90, तो आया 30 माइनस 110 मतलब -80 किलो जूल पर मोल केल्विन। यही आंसर है। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बस ऐसे ही जैसे मैं करवा दे रहा हूँ, बस यही प्रोफाइल मिलेगी तुमको नीट में। इफ एंट्रोपी ऑफ एन वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड at 500 Kelvin is 25 joule per mole Kelvin. Find enthalpy change. फाइनली हमने डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या पढ़ा था, सपोज दैट एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा था डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन पी, यही फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं। फाइनली अपन से पूछा गया है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इतने गिवन कर दी 25 जूल, और पूछा क्या है फाइंड एंथैल्पी चेंज पूछा है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना आएगा डेल्टा एस इंटू टी, डेल्टा एच गिवन है 25 इंटू टेम्परेचर कितना है 500, 25 5 जा 125 00 जूल केल्विन, इसका आंसर रहेगा। अब एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन सपोज दैट ए से बी जाने पर, ए से डी जाने पर एंट्रोपी चेंज आता है 200, ए से बी जाने में एंट्रोपी चेंज कितना आता है 50, बी से सी जाने पर एंट्रोपी चेंज कितना आता है 60, तो सी से डी जाने पर, तो पूछा है डेल्टा एस सी से डी जाने पर विल बी इक्वल टू, पहला ऑप्शन 70, बी ऑप्शन 80, सी ऑप्शन 90, डी ऑप्शन 100। तो स्टेट फंक्शन है, तो अभी मैंने पहली दूसरी स्लाइड में बताया था। तो जो भी इंट्रोपी ए से डी की
में जाने में लगेगी, वही एंट्रोपी ए से बी, बी से सी, सी से डी जाने में लगेगी या नहीं, लगेगी या नहीं। तो स्टेट फंक्शन है, तो मतलब डेल्टा एस जो ए से डी में जाने में लगेगी वही बराबर होगी डेल्टा एस ए से बी तक जाने में प्लस डेल्टा एस बी से सी जाने में प्लस वही डेल्टा एस सी से डी जाने में। डेल्टा एस ए से डी जाने में एंट्रोपी चेंज कितना गिवन है, 200। तो एंट्रोपी चेंज ए से बी जाने में कितना गिवन है, 50। एंट्रोपी चेंज बी से सी जाने में कितना गिवन है, 60। तो फाइनली पूछा है एंट्रोपी सी से डी जाने में कितनी लगेगी चेंज इन एंट्रोपी। तो 200 प्लस 60 110 डेल्टा एस सी डी। तो एंट्रोपी चेंज सी से डी तक जाने में कितनी लगेगी, रीअरेंज कर दो, इसको इधर ला दो, 200 माइनस 110 कितनी निकल के आई, 90। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। चलो अब कुछ आगे पढ़ा दे रहा हूँ। फ्यू पॉइंट्स ऑफ एंट्रोपी। जो मैं बताने जा रहा हूँ इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फ्यू पॉइंट्स ऑफ एंट्रोपी। फ्यू पॉइंट्स ऑफ एंट्रोपी। पहला पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड से ज्यादा होती है एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, और एंट्रोपी ऑफ लिक्विड से ज्यादा होती है एंट्रोपी ऑफ गैस की। बेसिकली रेंडमनेस बताता है। और दूसरा पॉइंट, अगर इन केमिकल रिएक्शन अगर डेल्टा एन जी को मैंने काफ़ी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। डेल्टा एन जी क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड, अगर मोल बढ़ेंगे, एन बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम V बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी। इस 3 पॉइंट बता दिए हैं। अब चौथा पॉइंट अभी बता रहा हूँ। चौथा, एंट्रोपी ऑफ डायमंड और एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट में किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली ग्रेफाइट की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें ये हार्ड होता है। तो एंट्रोपी बेसिकली रेंडमनेस क्राइटेरिया से एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट ज़्यादा होगी। और पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, 4 पॉइंट ये हो गए। 5वां पॉइंट, रस्टिंग ऑफ आयरन।
ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, इंक्रीज कैसे होती है? ये आयरन का टुकड़ा है, आयरन के टुकड़ा एकदम आयरन के सभी टुकड़े एकदम अच्छे से सेट होंगे, लेकिन ये जैसे ही रस्टिंग होती है तो Fe का जो वो होता है तो ऑक्सीजन से Fe2O बना लेता है, Fe2O, मतलब एंट्रोपी इसकी बढ़ रही है, एक नई औलाद भी पैदा हो रही है तो इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट समझाने के लिए छठा, बॉइलिंग ऑफ एग, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? फाइनली एंट्रोपी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज? एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। बॉइलिंग ऑफ एग सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसकी अल्फा, बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, इंक्रीज कैसे होती है अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें रेंडमनेस बढ़ती है, कैसे? तुम तो कहोगे कि बॉयल होने पर एग छोटा हो जाता, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कंसेप्ट दूसरा है। एग में प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, एल्बुमिन, ये प्रोटीन होती है, उसमें अल्फा हेलिक्स पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बॉयल होता है तो ये टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, मतलब रेंडमनेस बढ़ जाती है इनकी। इसलिए बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है। ये थोड़ा डाउटफुली रहता है, लेकिन मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया, तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह सेट रहेगा। और सातवां पॉइंट, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, एंट्रोपी क्या होती है इसमें? एंट्रोपी डिक्रीज कैसे होती है? सपोज दैट रबड़ का एक टुकड़ा है, इसमें अरेंजमेंट कुछ रेंडम कैसे भी होता है, रेंडमनेस कैसे भी, लेकिन तब हम स्ट्रेच कर देते हैं। सपोज दैट इसी टुकड़े को हमने स्ट्रेच कर दिया सीधा, तो इसकी जो ये रीअरेंज हो जाएगा, इसका जो रेंडमनेस है वो रीअरेंज हो जाएगी। इसलिए स्ट्रेचिंग ऑफ रबर एंट्रोपी डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज। इसमें रेंडमनेस ज़्यादा है, जबकि इसमें रेंडमनेस है ही नहीं, अलाइनमेंट है। आई थिंक ये समझ आया होगा। चलो अब क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ इसी पे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज? पहला ऑप्शन रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। बी बॉइलिंग ऑफ एग,
सी ऑप्शन। PCl5 से गैस से PCl3 गैस बनेगी प्लस Cl2 गैस बनेगी। डी ऑप्शन, ऑल द अबव। ये क्वेश्चन करके बताओ। रस्टिंग ऑफ आयरन में मैंने क्या बताया था, इनिशियली वो पैक्ड होते हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो मतलब वो एक नई औलाद पैदा करते हैं, तो इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और अब बॉइलिंग ऑफ एग का बताया था मैंने कि पहले प्रोटीन होती है वो रीअरेंज होती है अल्फा हेलिक्स, फिर बाद में टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती, मतलब रेंडमनेस उनकी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से रेंडमनेस बढ़ जाती है, इसकी भी रेंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। और PCl5 से PCl3 PCl2 बना है, मतलब कि डेल्टा एन जी इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ये बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन, ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज ए ऑप्शन, PCl5 गैस gives PCl3 gas plus Cl2 gas। B, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस gives 2HI gas। C ऑप्शन, 2SO3 gas gives 2SO2 gas plus O2 gas। D ऑप्शन, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस gives 2 NH3 गैस। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंट्रोपी डिक्रीज, किसमें एंट्रोपी डिक्रीज होता है, तो रिएक्शन के लिए क्या पढ़ते हैं हम, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी से बताएंगे। डेल्टा एन जी इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है 2, रिएक्टेंट है 1, मतलब 1 आएगा इसमें, ये पॉजिटिव है। डेल्टा एन जी सेकेंड ये निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 1 2, तो एंट्रोपी इसमें डेल्टा एन जी 0 है। तो तीसरे में डेल्टा एन जी निकालेंगे, 2 1 3 3 -2, रिएक्टेंट का 2 है तो 0 आएगा। और डेल्टा एन जी अगर फोर्थ रिएक्शन के लिए देखने जाएंगे, प्रोडक्ट में 2 माइनस रिएक्टेंट में 3 और 1 4, मतलब -2। एंट्रोपी सबसे ज़्यादा डिक्रीज किस में हो रही है भाई, ये आ गया डेल्टा एन जी निगेटिव है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है, फोर्थ ऑप्शन। आई थिंक तुमको ये समझ आया होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, देख ले रहा हूँ और क्वेश्चन है क्या। तो पहले मैं तुमको जनरल फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, उसी से डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम ड्राइव कर लेंगे। तो सपोज दैट एक पिस्टन है, इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, प्रेशर कुछ P1 था और वॉल्यूम V1। जैसे ही अगर हम इसमें आग देंगे हीट, तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा, प्रेशर बढ़ के P2 और वॉल्यूम V2।
तो हम इसका एक जनरल एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं एंट्रोपी का। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन CVM ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। ये जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल। क्योंकि इसमें तीनों चीज वेरिएबल है तो प्रेशर की टर्म में भी मैं बता रहा हूँ, तो बताऊंगा अभी। पहले इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2.303 ln को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। n CVM लॉग T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR लॉग V2 अपॉन V1। चलो प्रेशर की टर्म में भी लिख दे रहा हूं एक फॉर्म। 2.303 एन CPM आएगा इस बार लॉग T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log P1 अपॉन P2। ये फॉर्म्स है। ये अगर तुमको ये याद है तो मतलब तुम कोई भी न्यूमेरिकल निकाल ले जाओगे। चलो अब डिफरेंट प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको रब करेंगे। तो पहला पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे तो डेल्टा एस क्या पढ़ा था हमने? 2.303 NRT 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 N CPM NR log V2 अपॉन V1 जनरल फॉर्म थी, मैंने लिख दिया ताकि तुमको समझ में आए। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? T1 इक्वल टू T2 होगा तो फाइनली कट के 1 आएगा और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ओवरऑल वैल्यू का 0 का मल्टीप्लाई ओवरऑल वैल्यू में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका आइसोथर्मल फॉर्मूला निकलेगा, ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला निकलेगा 2.303 NR log V2 अपॉन V1। और अगर प्रेशर की जगह होता तो CPM T2 अपॉन T1 तो भी ये 0 हो रहा था पूरा टर्म। तो प्रेशर की टर्म में भी इसको लिख दे रहा हूँ एंट्रोपी आइसोथर्मल प्रोसेस में 2.303 NR log V1 अपॉन V2। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो अगर तुमको ये फॉर्मूला पता है तो मतलब तुम न्यूमेरिकल निकाल ले जाओगे। अब चलो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बता दे रहा हूँ। सेकेंड आइसोकोरिक प्रोसेस में V1 V2 के बराबर होता है या नहीं? वॉल्यूम
1 वॉल्यूम 2 के बराबर होगा या नहीं। अगर वॉल्यूम 1 और 2 बराबर है तो सबसे पहले हम जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी एम, चलो लॉग की टर्म में लिखेंगे 2.303 एन सी बी एम लॉग V2 log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log V2 अपॉन V1। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में देखना वॉल्यूम बराबर है तो मतलब कट के 1 आएगा और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो गई। तो मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या निकलेगा, 2.303 एन सी पी एम लॉग T2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला निकलेगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, ये फॉर्मूला निकलेगा CBM। अब फाइनली इसी तरह हम पढ़ ले रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में इधर Cp हो जाएगा प्लस 2.303 NR log P1 अपॉन P2 हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में P1 इज इक्वल टू P2 होगा या नहीं। ये दोनों बराबर है तो ये कट के 1 आएगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ, ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला निकलेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी पी एम लॉग T2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला है, रट लो आइसोबारिक प्रोसेस में। अब ये थर्ड था, अब फोर्थ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 होता है, ना हीट निकलती है ना हीट मिलती है, तो हीट डेल्टा Q 0, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो फाइनली ये 0 है तो डेल्टा एस भी 0 आएगा। एडियाबैटिक में चेंज इन एंट्रोपी आता है 0। चलो अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, इन रिएक्शन ऑफ AgNO3 and NaCl due to which PPT of AgCl is formed। जिसका पहला ऑप्शन है एंट्रोपी बढ़ेगी, दूसरे बी ऑप्शन है एंट्रोपी कम होगी, सी ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, डी नन। तो इसका बताओ, सपोज दैट ए रिएक्शन इज ड्यू टू विच AgCl प्रेसिपिटेट, AgNO3 फाइनली रिएक्ट कर रहा है NaCl से, तो निकाल रहा है AgCl PPT
AgCl, NaNO3 निकल के बाहर जाएगा। पहले अब सपोज दैट AgNO PPT बन के नीचे गिर रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, मतलब प्रेसिपिटेट बन के नीचे इकट्ठा हो रहा है, तो मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। इसका आंसर यही है। ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का। मैं सभी क्वेश्चन करवाता हूँ तो वो मोस्टली प्रीवियस ईयर से या तो बिल्कुल लिंक कर रहे होंगे तो, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। बस मैं ईयर नहीं डालता और वो नहीं डालता। चलो ये दूसरा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। एन आइडियल गैस present at 27 degrees Celsius is supplied with 270 calorie heat. The change in entropy of gas. The change in entropy of gas. First 10 calorie per Kelvin. B option 9 calorie per Kelvin. C 8 calorie per Kelvin. D 0.9 कैलोरी पर केल्विन। इसमें फाइनली क्या होगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी पढ़ा था या नहीं। क्यू रिवर्सिबल गिवन है 270, और अगर तुम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस लिख दोगे तो तुम पहला आंसर टिक करोगी, जो कि एग्जामिनर तुमसे खेल जाएगा। एग्जामिनर यही गलती करवाएगा, पहले ही ऑप्शन में 10 दिखाई दे रहा है, लड़के जल्दी से 27 रखेंगे, लेकिन इसमें 27 प्लस 273 केल्विन में रखेंगे। 270 प्लस 300 39 0.9 आंसर आ रहा है कैलोरी पर केल्विन। डी ऑप्शन है, जबकि मोस्टली लड़के ए टिक करेंगे, मोस्टली। यही एग्जामिनर तुमको इधर ही फंसाता है, बस लालच देता है, लालच। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड from 5 liter to 50 liter at constant temperature of 300 Kelvin. Find the change in entropy of gas in joule. तो 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम इतने टू इतने एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस बता दिया। फाइंड चेंज इन एंट्रोपी आइसोथर्मल प्रोसेस में, मतलब T2 T1 बराबर रहेंगे। फाइंड एंट्रोपी चेंज वॉल्यूम के टर्म में पूछा है, तो 2.303 NR log V2 अपॉन V1, यही इसमें फॉर्मूला लगेगा।
अभी जो ड्राइव कराए हैं उसी में से एक निकाला है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जाके देख लो, यही फॉर्मूला है। एक प्रेशर की टर्म में है, एक वॉल्यूम की टर्म में। तो 2.303 मोल कितने की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू जूल में लेना है तो 25/3 आएगा। लॉग V2 है 50, V1 है 5, लॉग 10 निकल के आएगा इधर से। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो 2.303 2 इंटू 25/3, इसी को सॉल्व कर लो, यही आंसर होगा तुम्हारा। आई थिंक तुमको समझ आ रहा होगा। अब चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा डालते हैं, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर और पहला पढ़ेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, और दूसरा हम पढ़ लेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में, सिविल रिवर्सिबल में। तो सबसे पहले रिवर्सिबल में तो सपोज दैट एक सिस्टम है, सिस्टम सर सिस्टम तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, इस ट्रेंड में चल रहा है सिस्टम सराउंडिंग, तो सिस्टम का टेम्परेचर T1 था, सराउंडिंग का T2। तो मतलब कुछ सिस्टम से हीट निकली, सराउंडिंग ने फाइनली उसको एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम से निकलेगी सराउंडिंग में जाएगी। तो मतलब इसमें T1 T2 से ज़्यादा है। तो अब इसको टोटल एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं ना। तो सबसे पहले टोटल एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस सराउंडिंग, एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम की, डेल्टा एस सराउंडिंग की मिल गया, एस टोटल निकलेगा ना ये, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सिस्टम अगर हीट दे रहा है मतलब कि -Q/T1, और सराउंडिंग हीट ले रहा है Q2/T2। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा कुछ ऐसे, Q को कॉमन ले लो, एक 1/T1, चलो 1/T2 माइनस 1/T1, तो Q बाहर ही रहेगा, T1 T2 को एलसीएम ले लो, फाइनली T1 माइनस T2 निकल के आएगा, डेल्टा एस टोटल। तो T ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है T2 से, तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, मोर देन 0। इरिवर्सिबल में टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव निकल के आती है। अब फाइनली देख रहे हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस सपोज दैट एक सिस्टम है, सिस्टम सराउंडिंग, इनिशियली टेम्परेचर इसका T था। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, मेनली हर जगह इक्विलिब्रियम मेंटेन, हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, मतलब कि छोटे छोटे स्टेप्स के प्रोसेस में ये होती है प्रोसेस। इनिशियली टेम्परेचर इसका T था, अगर DQ अमाउंट की हीट इसने रिलीज की और सराउंडिंग में T माइनस DT प्लस DT, मतलब बिल्कुल हल्का सा गेन होगा
अगर इधर से रिलीज हुई है तो हल्का सा गेन होगा या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम की लिखेंगे प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो इसमें अब हम डी क्यू यूज करेंगे क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स में छोटी छोटी एनर्जी, डी क्यू अपॉन डी टी। इनिशियली टेम्परेचर इसका टी था माइनस, क्योंकि हीट निकली है सिस्टम से और सराउंडिंग में हीट गेन ही हुई है, तो डी क्यू अपॉन डी टी प्लस टी। और यही अप्रोक्स टी बोल सकते हैं ना। अगर किसी ये रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो रिवर्सिबल में हर जगह इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो मतलब सब छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। मतलब ये ना के बराबर हीट अगर गेन हुई है तो ना के बराबर, तो मतलब इसको हम डी क्यू अपॉन टी प्लस डी क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं नहीं। तो ये फाइनली जीरो हो गया। तो डेल्टा एस रिवर्सिबल में कितना निकल के आता है, जीरो। रिजल्ट याद रख लो, तुम्हारे को रिजल्ट ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे निकले हैं ये हमको मतलब ही नहीं है। चलो आगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, तो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर spontaneous and irreversible. Due to which entropy of universe, to which entropy of universe continuously increase मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव ही रहेगा। ये फाइनली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय।